हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सी ए शिव कुमार शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल एक्सपर्ट एडवाइस बाय सी ए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेयर मार्केट से रिलेटेड जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं उनको क्या हमें अपनी आई इनकम टैक्स की जो रिटर्न होती है उसके अंदर शो करना चाहिए कि नहीं चाहिए। इस टॉपिक पे बात करने का जो मेन इशू आ रहा है वो ये है कि जब हमारा 2020 के अंदर स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था उसके बाद जो है काफ़ी सारे न्यू पर्सन जो हैं स्टॉक मार्केट में एज ए इन्वेस्टर के रूप में या ट्रेडर के रूप में जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। लेकिन उनको जो है प्रॉपर किस तरीके से हमें अपनी ये जो शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको किस तरीके से रिपोर्ट करना चाहिए उससे रिलेटेड जो है उनको नॉलेज नहीं है। तो अभी अगर हम केस लें, सैलरीड क्लास जो है वो काफ़ी एक्टिव है शेयर स्टॉक मार्केट के अंदर। वो क्या कर रहे हैं कि जो शेयर्स हैं उनको डिलीवरी बेसिस पे अपने डीमैट अकाउंट में लेके आ जाते हैं और उसके बाद जो है उनको सेल परचेज की ट्रांजेक्शन्स करते हैं। लेकिन जब वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस के अंदर वो शेयर मार्केट की ट्रांजेक्शन्स को जो है इग्नोर कर देते हैं रिपोर्ट करना। वो अपनी सैलरी ट्रांजेक्शन्स एंड उसके अलावा जो उनकी डिविडेंड इनकम या कोई अपनी एफडीआर की इनकम है उनको रिपोर्ट कर देते हैं, लेकिन वो शेयर मार्केट की ट्रांजेक्शन्स को जो है वो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके के केसेस में जो है कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 के अंदर जो है कुछ नोटिस भेजे हैं लोगों को कि भाई हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन जो आपने अपनी आईटीआर के अंदर रिपोर्ट किया है उसके हिसाब से मैच नहीं हो रहे हैं, तो आपके अगेंस्ट जो है एक्शन क्यों ना लिया जाए। तो इस केस में आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो हमारे इनकम टैक्स के फॉर्म्स हैं वो भी इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। मान के चलिए अगर आप सिर्फ सैलरी इनकम कमा रहे हैं और आपकी डिविडेंड इनकम है तो आपके ऊपर आई टी आर 1 एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आपने शेयर मार्केट की ट्रांजेक्शन्स कर रखी हैं तो उस केस में आपको जो है ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसके लिए आपको जब भी अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को देखना है कि आपके ऊपर कौन सा फॉर्म जो है वो एप्लीकेबल होगा और उसी हिसाब से जो है आपको रिपोर्टिंग करनी है। इसके अलावा जो हम अपनी कैपिटल गेन की बात करते हैं तो शेयर मार्केट में दो तरीके की मेनली ट्रांजैक्शंस होती हैं। एक तो होती है इंट्राडे बेसिस पे ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर क्या होता है कि हम अपने शेयर्स जो हैं वो पर डे के बेसिस पे परचेज एंड सेल करते हैं। एंड दूसरी होती है डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शंस। डिलीवरी बेस्ड जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें हम जो है जो हमारा स्टॉक्स होता है उनको पेमेंट करके परचेज करते हैं और अपने डीमैट अकाउंट में उनके डिलीवरी लेते हैं और जितने दिन भी हमें उन्हें होल्ड करना होता है होल्ड करने के बाद जो है हम उसको बेचते हैं। अगर हमने 12 महीने से कम होल्ड करके अगर उन शेयर्स को बेचा है तो उस केस में जो डिलीवरी का जो पीरियड होगा वो शॉर्ट टर्म पीरियड काउंट होगा और उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। और अगर हमने 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करके उस स्टॉक्स को बेचा है तो उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। इसमें डिफरेंशिएशन हम पीरियड की वजह से क्यों करते हैं, उसका रीज़न क्या है कि जो हमारी टैक्स लायबिलिटी होती है वो भी उसके बेसिस पे वेरी कर जाती है। अगर हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स पे करना है तो उस केस में 15% का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस केस में आपको जो है 10% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हमें जब भी अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने शेयर्स की जो है डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा उनके पीरियड ऑफ होल्डिंग के हिसाब से। और नॉर्मली जो अभी जो जितने भी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके अंदर वो कोशिश करते हैं कि ये सेग्रीगेशन ऑलरेडी आपको जो है करके दें, जिससे कि आपको अपनी रिटर्न फाइल करते टाइम जो है किसी तरीके की दिक्कत ना आए। इसके अलावा अगर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उस केस में भी जो है आपको अपनी जो शेयर की ट्रांजेक्शन्स हैं वो प्रॉपर वे में रिपोर्ट करनी चाहिए। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपके पास जो है काफ़ी नोटिस आ सकते हैं और आपके लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब हम इंट्राडे की ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारी ट्रांजेक्शन्स जो करोड़ के अंदर हो गई। और जो हमारे ये ब्रोकर्स होते हैं इनके ऊपर भी लायबिलिटी होती है कि एसएफटी के थ्रू ये ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट करते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर आपके लिए दिक्कत आ सकती है। तो आप इस पॉइंट को जरूर जरूर ध्यान रखिए कि जब भी अपनी अपनी आईटीआर फाइल करें तो अपनी शेयर मार्केट की ट्रांजेक्शन्स को जो है जरूर जरूर मेंशन करें। इसके अलावा जो हमारी डिविडेंड इनकम होती है उसके वो भी देखा गया है कि कई केसेस में जो पर्सन्स हैं वो अपनी डिविडेंड इनकम को शो नहीं करते या उनको एग्जाम्प्ट इनकम के रूप में शो करते हैं। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि डिविडेंड जो है कुछ टाइम पहले तक जो है एग्जाम्प्ट हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो इनकम टैक्स आपका जो लायबिलिटी है उसके अंदर ऐड हो जाता है और आपकी जो भी लायबिलिटी का रेट होता है उस हिसाब से उसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आती है। मान के चलिए कि आप 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको जो इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा उस डिविडेंड के ऊपर वो 30% के हिसाब से करना पड़ेगा, उनके ऊपर आपको कोई जो है छूट नहीं मिलेगी।
इसके अलावा ये जो रिपोर्ट जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं शेयर मार्केट की, वो आपके ऊपर लायबिलिटी तो है ही है कि आपको रिपोर्ट करनी है। उसके अलावा इसके ना काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं। देखिए जब अपनी आप रिपोर्ट्स कंपाइल करके जब अपनी शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करेंगे अपनी आईटीआर के अंदर, तो अगर आपका लॉस हुआ है तो वो आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। जिससे कि मान के चलिए इस साल आपको 2 लाख रुपए का लॉस हुआ है और अगले साल आपको 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो अगर आपने अपनी रिटर्न्स प्रॉपरली फाइल करी है और इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया है, तो आपका जो नेक्स्ट ईयर की 4 लाख की लायबिलिटी आएगी, उसमें से ये 2 लाख जो आपका लॉस है वो घट जाएगा और आपको जो टैक्स है वो जो आपकी नेट अर्निंग रहेगी 2 लाख रुपए की, आपको सिर्फ उसके ऊपर ही टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा कई पर्सन्स जो हैं वो शेयर मार्केट में इन्वॉल्व तो होना चाहते हैं, लेकिन उनको नॉलेज ना होने की वजह से वो शेयर मार्केट में जो है इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो इसका एक ऑप्शन जो है आपके पास ELS स्कीम होती है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो एक म्यूचुअल फंड होता है जिसके अंदर आप आपका जो म्यूचुअल फंड एजेंसी होती है, आप उनको फंड देते हैं, वो आपके बिहाफ पे शेयर मार्केट में जो है पैसा लगाते हैं। इसके अंदर जो है वो अपना एक एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज करते हैं और उसके अगेंस्ट आपके पैसे को वो मैनेज करते हैं। अगर आप ELS के स्कीम के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम ओल्ड स्कीम को अडॉप्ट करके रिटर्न फाइल करते हैं, तो उस केस में आपको जो है 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए तक उसकी छूट भी मिल सकती है। यानी कि 1.5 लाख रुपए या जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, उन दोनों में जो भी लोअर होगा वो उसकी आप जो है डिडक्शन भी ले सकते हैं सेक्शन 80C के अंदर। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इन ट्रांजैक्शन को भी शो करेंगे। और अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सेल परचेज के ट्रांजैक्शंस भी करते हैं, तो भी ये शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शन की मानी जाएगी और आपको जो है अपनी ITR फाइल करते टाइम इस पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपने ये ट्रांजैक्शन डायरेक्टली इक्विटी मार्केट के थ्रू की है या म्यूचुअल फंड के थ्रू की है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए अपनी ITR फाइल करते टाइम। अगर आप इनको पॉइंट को इग्नोर करके रिटर्न फाइल करेंगे, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपके पास सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 का जो है नोटिस आ जाए और बाद में जो है आपके लिए दिक्कत हो जाए उनको रिप्लाई देने की। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आपको जो है जल्दी से जल्दी उनका रिप्लाई करें। थैंक यू।